नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ टुडे के नए वीडियो में, जहां हम लाते हैं देश भर से 10 ऐसी खबरें जो आपको जानने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है, और कृपया करके ऐसे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं शिवसेना सरकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इतने दिनों के बाद उद्धव सरकार ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है उस पर मैं बाद में बोलूँगा, पर खामोशी को कमजोरी ना समझे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे अमित शाह के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद बात करने वाले हैं हम रिलायंस अमेज़ॉन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस अब जियो के साथ 40 करोड़ यूज़र तक पहुंच गया है। रिलायंस का अगला टारगेट है रिटेल बिजनेस, उसकी सीधी टक्कर अमेज़ॉन से होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी महत्व की खबर आ रही है कि अगर कोरोना हुआ है और आप ठीक भी हो गए हो तो उसके बाद भी आप सुरक्षित नहीं हो। मिनिस्ट्री ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करने वाले हैं हम रघुवंश प्रशांत सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करने वाले हैं हम नीट परीक्षा के बारे में, और फिर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है एक्स नेवी ऑफिसर जिसको शिवसेना के आदमी ने मारा है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात करने वाले हैं हम सुशांत सिंह के केस के बारे में, और बहुत भी महत्वपूर्ण खबर एसबीआई के बारे में भी हम बात करेंगे, जिन्होंने ब्याज दर में कटौती की है। तो दोस्तों सबसे पहली खबर बात कर लेते हैं हम कोरोना वायरस की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का भीषण रूप ले लिया है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये महामारी बहुत बुरी तरह से फैल रही है, लेकिन भारत में 37 लाख के पार पहुंच गया है आंकड़ा, और 78,586 की मौत भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना की महामारी ने बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। भारत में लगातार 90,000 से अधिक नए संक्रमितों का पता चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 84,000 नए अधिक मामले आए हैं, और इस बीच सुखद घटना यह है कि भारत की रिकवरी रेट लगातार ही बढ़ रही है, लेकिन हालांकि यह संकट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि बाहर निकले तो मास्क के बिना ना निकले। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने परिवार की सुरक्षा बरकरार रखिए। तो दोस्तों अगली खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ये अगली खबर बेहद ही दुखद है, क्योंकि रघुवंश सिंह प्रसाद अब हमारे बीच में नहीं रहा है, और न्यूज़ टुडे उनको श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के नेता रघुवंश अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लालू के करीबी रघुवंश प्रसाद का 74 की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन पहले ही पार्टी में से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लालू सरकार ने इसका स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को ही निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। वे पिछले 4 दिनों से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्होंने आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को वैशाली जिले के पेंचरुत गांव में पानापुर बहमी में किया जाएगा। रघुवंश जब पटना एम्स में भर्ती थे तब उन्होंने 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा ही दे दिया था। वे रामा सिंह के आरजेडी में आने के खबरों को लेकर नाराज चल रहे थे। रघुवंश को 18 जून को ही कोरोना हो गया था। 1 जुलाई को उन्हें पटना एम्स में छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और उनको भर्ती कराया गया था, और कल ऐसी खबर आई है कि उन्होंने कल रात को आखिरी सांस ली है। तो दोस्तों बात करते हैं सुशांत सिंह केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह केस के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि ये साजिशन हत्या का मामला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में जांच कर रही तीनों प्रमुख एजेंसी ने उन बड़े सबूतों को हासिल कर लिया है जिनसे अदालत में साबित हो सकता है कि ये हत्या का मामला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी के द्वारा अब तक की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर वह बोल रहे हैं कि शनिवार को किए गए अपने 2 ट्वीट में उन्होंने न केवल इस बात पर भी भरोसा जताया कि सुशांत को न्याय मिल जाएगा, बल्कि ये भी कहा है कि बॉलीवुड में चल रही सफाई प्रक्रिया के चलते वे सभी भी साबित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के भक्त पूछते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सुनवाई कब शुरू होगी, लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि बॉडी नहीं होने की वजह से एम्स की टीम भी स्वतंत्र जांच नहीं कर सकती है। इसलिए अस्पताल में रिकॉर्ड्स पर भरोसा करते हुए उन्होंने बताया है कि हत्या तो नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर फैसला ले सकती है। इसलिए सीबीआई, ईडी और एनसीबी ने इतना जोश दिखाया है। उन्होंने आगे दूसरी ट्वीट में लिखा है कि अब जब त्रिमूर्ति एजेंसियां बड़े सबूतों का खुलासा कर चुकी है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है
कि सीबीआई के लिए अदालत में ये साबित करना आसान हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से ये साजिश के तहत हत्या की गई है और ना केवल सुशांत को न्याय मिलेगा बल्कि बॉलीवुड में चल रही सभी सफाई प्रक्रिया को भी साबित हो सकता है कि यह एक साजिश के तहत हत्या की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट की परीक्षा आज से चालू हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस के साथ पूरी हुई है परीक्षा। देश भर के 3,843 सेंटर्स में आज हुआ है मेडिकल एंट्रेंस का आयोजन। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर एक क्लास में 24 की जगह अब सिर्फ 12 कैंडिडेट्स ने दी परीक्षा। देश भर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट 2020 की परीक्षा रविवार को शाम 5 बजे सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। 3 घंटे तक इस परीक्षा का 155 शहरों में 3,842 केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजन किया गया है। इस साल परीक्षा में करीब 15 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया गया था। 2 स्थगित होने के बाद यह परीक्षा लगातार विरोध और प्रदर्शन के बीच आखिरकार आज संपन्न हो चुकी है। परीक्षा के बाद स्टूडेंट्स ने कहा है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन सरल थे, हालांकि उन्हें तीनों सेक्शन में फिजिक्स पार्ट थोड़ा कठिन लगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार का पेपर ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड के थे। साथ ही कैंडिडेट्स परीक्षा के दौरान हुए सिटिंग अरेंजमेंट से भी संतुष्ट नजर आए थे। तो दोस्तों, इसके साथ जेईई परीक्षा का भी रिजल्ट्स आ गए हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जियो के जरिए 40 करोड़ यूजर तक पहुंच चुकी है रिलायंस की कंपनी। जी हाँ दोस्तों, उनका अगला टारगेट है रिलायंस बिजनेस, जो कि है रिटेल बिजनेस के बारे में। उनकी सीधी टक्कर होने वाली है अमेजोन से। रिलायंस ग्रुप इन दिनों रिटेल बिजनेस के चलते चर्चा में है। हाल ही में रिलायंस के कर्ज तले दबे किशोर बियाणी ने फ्यूचर ग्रुप्स को टेक ओवर कर लिया है। अब रिलायंस का प्लान है कि रिटेल बिजनेस को भारत में मजबूत करने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचा दिया जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रैक करने वाले एक्सपर्ट्स ने के मुताबिक कंपनी की नज़र ई कॉमर्स और इंटरनेशनल लेवल पर रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाने पर है। इसमें उसकी सीधी टक्कर अमेजोन से होगी। मार्केट एनालिस्ट जिग्नेश माधवानी ने बताया है कि जियो के दम पर रिलायंस रिटेल ने एक साथ 40 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमरों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। कंपनी चाहती है कि जियो के जरिए ई कॉमर्स बिजनेस को भी फ़ायदा मिले। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस ग्रुप ने 15 साल पहले रिलायंस सेक्टर, जो कि है रिटेल का सेक्टर रिलायंस का, उसमें एंट्री की थी। पिछले 10 साल में रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 3,470% बढ़ा है। 2009 से 10 में कंपनी का रेवेन्यू 4,565 करोड़ रुपए था। 2019 और 20 में यह बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले 2 साल में रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। 2020 और 21 में इसके 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होने का संभावना है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जो कि है कोरोना के संबंधित। अगर आप कोरोना से ठीक भी हो गए हो तो भी आप सुरक्षित नहीं हो, उससे बचने के लिए आपको करना होगा ये काम। तो दोस्तों, बात करते हैं हम अगली खबर के बारे में, जो कि है अमित शाह जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री फिर एम्स में भर्ती हो गए हैं। एम्स ने कहा है पोस्ट कोविड केयर के बाद शाह को पूरे मेडिकल चेकअप की सलाह दी गई थी। संसद सत्र से पहले 1-2 दिन की ये चेकअप चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को शनिवार देर रात 11 बजे एम्स में भर्ती किया गया था। एम्स ने रविवार को बयान जारी किया है कि शाह को संसद के मानसून सत्र पहले पूरे मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। 1-2 दिन तक ये चेकअप चलेगा। 30 अगस्त के बाद पोस्ट कोविड केयर से उबरने के दौरान जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था, तब यह सलाह दी गई थी। इससे पहले शनिवार को खबर आई थी कि शाह को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 55 साल के हैं शाह और 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। उन्हें पोस्ट कोविड केयर के लिए 18 अगस्त को एम में भर्ती किया गया था। उस वक्त तक भी शरीर में दर्द, थकान और चक्कर की शिकायत की थी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने की है अगुवाई और उनका इलाज भी चल रहा है। शाह का कोरोना रिपोर्ट 2 अगस्त को पॉजिटिव आया था। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चला था। 14 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको भी हम एक सलाह देने वाले हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो पूरी तरह सावधानी बरतें और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो दोस्तों, बात करते हैं कोरोना के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि 2021 की
शुरुआत में कोरोना की दवा आ सकती है, हाई रिस्क वालों पर फोकस होगा। तो जानते हैं पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीज के आंकड़े 48 लाख के पार हो चुके हैं। रात की यह बात है कि उसमें से 37 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9 लाख लोग अभी भी कोरोना के संक्रमण में है। संक्रमण के चलते 78,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है कि यह साल यानी 2021 की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है। हालांकि अभी कोई डेट देना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर आम लोगों के सवालों को जवाब देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि एक बार वैक्सीन के आने के बाद सरकार का पूरा फोकस हाई रिस्क वाले लोगों पर रहेगा। इनमें से पहले बीमार लोग, बुजुर्ग भी शामिल है। इनमें से सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा है कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बनी नेशनल एक्सपर्ट कमेटी खा के तैयार होने के बाद इसकी वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाने जाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन तैयार करने में सभी तरह से सावधानी बरती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कोरोना से ठीक हुए मरीजों की भी गाइडलाइन जारी की है। इनमें कहा गया है कि रोज़ योगासन करें, प्राणायाम करें और मेडिटेशन भी करें। सुबह या शाम वॉक पर भी ज़रूर जाए, उतनी स्पीड में चले जितनी आपको ज़रूरी लगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कोरोना के रिलेटेड एक खबर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है शिवसेना और कंगना विवाद के बीच की। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल से मिलने पहुंची है कंगना। उद्धव ने कहा है कि महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है उस पर मैं बाद में बोलूँगा, पर खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। जी हाँ दोस्तों, अपना दफ्तर तोड़े जाने के 4 दिन बाद ही रविवार को कंगना रनावत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंची है। उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी थी। यह मुलाकात राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के करीब 2 घंटे बाद हुई है। राज्य की जनता को दिए संबोधन में उद्धव ने कंगना का नाम लिए बगैर ही कहा है कि राज्य में चल रही राजनीति पर वो अभी नहीं, बाद में बोलेंगे। उद्धव ने कहा है कि उनकी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक साइक्लोन आते रहेंगे और उन्होंने कहा है कि वो उनका सामना डटकर करते रहेंगे। वहीं राज्यपाल से मिलने की बात भी कंगना ने कहा है कि राजनीति मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, उसके बारे में मैंने राज्यपाल से बात की है। मुझे उम्मीद है कि मामले पर मुझे न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, कंगना ने किया वो सही है या गलत है, या फिर उद्धव सरकार अपने लिए सही है या गलत है। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वहीं एक और खबर आ रही है शिवसेना सरकार के ऊपर। मुंबई में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से मारपीट। संजय रावत ने कहा कार्टून बदनाम करने वाला था। शिव सैनिकों ने भी वैसी प्रतिक्रिया है। रिटायर्ड अफसर बोले उद्धव इस्तीफा दे। ये दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा से शिव सैनिकों की मारपीट पर शिवसेना के सांसद संजय रावत ने कहा है कि कार्टून बदनाम करने वाला था। शिव सैनिकों ने भी वैसी प्रतिक्रिया दिखाई है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि महाराष्ट्र में कानून का शासन है, कानून हाथ में लेने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यही उद्धव ठाकरे सरकार की नीति है। उधर 65 साल के मदन शर्मा ने कहा है, मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूँ कि अगर वह कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को तय करने देना चाहिए कि कौन सी सरकार आकर कानून को संभालेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमले की निंदा की है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि मुंबई में गुंडों के हमले के शिकार रिटायर्ड अफसर से बात कर उनका हाल जाना है। मैं उनको जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। मैं पूर्व सैनिकों पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगली खबर आ रही है एसबीआई की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने एफडी के ब्याज दर में कटौती की है। अब 1 से अधिक और 2 साल से कम की एफडी पर 4.90% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा एसबीआई ने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों के लिए भी रिटेल टर्म डिपॉजिट सेगमेंट में एसबीआई वीकेंड डिपॉजिट नाम से एक डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी। इसमें निवेश के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक फिक्स डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझाते हैं यह स्कीम क्या है। एसबीआई ने इस नए स्कीम पर 5 साल या उससे ज़्यादा की अवधि पर डिपॉजिट पर 30 बेसिस पॉइंट्स का एक्स्ट्रा प्रीमियम इंटरेस्ट मिलेगा। तय अवधि से इस स्कीम में रजिस्टर कराने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा यह फ़ायदा। सीनियर सिटीजन को 5 साल से कम के रिटेल टर्म डिपॉजिट पर आम पब्लिक के मुकाबले 0.50% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा के रिटेल टर्म में डिपॉजिट पर 0.80% ब्याज मिलेगा। इसमें अतिरिक्त 0.30% भी शामिल है। हालांकि मैच्योरिटी से पहले निकासी पर अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी 5 साल की एफडी
पर इसके तहत 6.20% ब्याज मिलेगा। वहीं 5 साल से कम के एफडी पर अधिकतम 5.9% ही ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों एसबीआई ने एफडी से मिलने वाले ब्याज में की है कटौती। यह है उसका पूरा चार्ट, आप देख सकते हैं। अगर आपको और जानना है तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।